आज आपको इस वीडियो में जानकारी दी जा रही है, तारों के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। तारे जो होते हैं स्टार्स यानी कि तारे, स्टार्स यानी कि जो तारे होते हैं, तारों का जन्म भी होता है यानी कि बर्थ ऑफ स्टार भी होता है, तारों का जीवन भी होता है और तारों की डेथ भी होती है यानी कि मृत्यु भी होती है। यानी कि ब्रह्मांड में तारों का जन्म भी होता है, ब्रह्मांड में तारों का जीवन भी चलता है और ब्रह्मांड में तारों की मृत्यु भी होती है। तारों के बारे में 3 टॉपिक जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, यानी कि तारों का जन्म है कैसे होता है वो आपको जानना है। क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारी धूल इधर उधर, बहुत सारा पदार्थ है जो इधर उधर घूमता रहता है, बहुत सारा जो पदार्थ है जो इधर उधर विचरण करता रहता है। और उस पदार्थ में जो मुख्य रूप से जो पदार्थ है, पदार्थ में धूल होती है, मुख्यतः जो हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस मुख्य रूप से होती है, ठीक है। और कुछ विखंडित पदार्थ होता है। ये जो विखंडित पदार्थ, ये जो ब्रह्मांड में जो ये पदार्थ है, धूल के कण, मुख्यतः हाइड्रोजन गैस, कुछ विखंडित पदार्थ जो इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर विचरण करता रहता है। ये पदार्थ किसी एक विशेष क्षेत्र में एकत्रित होने लगता है। तो ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को एक नाम दिया जाता है ब्लैक मैटर या काले पदार्थ के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इस काले पदार्थ में है क्या? धूल, मुख्यतः हाइड्रोजन गैस और विखंडित पदार्थ जो इधर उधर विचरण करता रहता है। इस पदार्थ को नाम दिया जाता है काला पदार्थ या ब्लैक मैटर, जिसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। इस ब्लैक मैटर को एक नाम दे दिया जाता है नेबुला। क्या है ये नेबुला है, ये नेबुला बन गया ठीक है। तो इस विखंडित पदार्थ को एक विशेष नाम दिया जाता है नेबुला। अब चूंकि ये जो पदार्थ है जिसमें ऐसा पदार्थ फैला रहता है, ये पदार्थ है। अब इस पदार्थ में कौन सी गैस है? मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस है। तो जो हाइड्रोजन गैस है, तो जो तारे होते हैं, तारों का जन्म कहाँ पर मुख्य रूप से होता है? तारों का जन्म नेबुला में होता है। तो इसलिए तारों का जन्म जहाँ होता है यानी कि नेबुला में होता है। नेबुला को एक नाम दिया जाता है तारों का प्रसूति ग्रह। प्रसूति ग्रह किसे कहा जाता है? प्रसूति ग्रह नेबुला को कहा जाता है। यानी कि जहाँ तारों का जन्म होता है उसे तारों का प्रसूति ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब चूँकि ये जो नेबुला है, एक प्रकार से गैलेक्सी बन गई है। अब जिस किसी क्षेत्र में, जैसे इस क्षेत्र में हाइड्रोजन गैस, धूल के कण, विखंडित पदार्थ यहाँ पर ये एकत्रित हो गया है, इसे एक नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? ये नेबुला हो गई है, ठीक है। इस मतलब धूल के कण, हाइड्रोजन गैस, विखंडित पदार्थ किसी विशेष क्षेत्र में एकत्रित हो गए हैं, उस पदार्थ को, उसको क्षेत्र को नाम दिया गया क्या? नेबुला। और इसी नेबुला में तारों का जन्म होगा। तारों का जन्म कैसे होगा? मुख्यतः हाइड्रोजन गैस है। अब इस नेबुला वाले क्षेत्र में हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस का जो घनत्व होता है वो इस पूरे नेबुला में समान नहीं होता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस का घनत्व तो कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो इस नेबुला में जो हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस का घनत्व सर्वत्र समान नहीं होता है, बदलता रहता है। अब इस हाइड्रोजन गैस का घनत्व जिस किसी क्षेत्र में 1000 परमाणु प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब यदि इसमें हो जाए, कितना हो जाए? इससे ज़्यादा हो जाए। हाइड्रोजन गैस के परमाणु इस नेबुला के किसी क्षेत्र में 1000 परमाणु प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब जिस किसी क्षेत्र में हो जाएंगे, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, इसका क्या होगा? इसका संकुचन प्रारंभ हो जाता है। हाइड्रोजन गैस का संकुचन प्रारंभ हो जाता है। संकुचन प्रारंभ होने से हाइड्रोजन गैस का बढ़ जाता है क्या? दाब बढ़ता है, दाब में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस के परमाणु बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संकुचन बढ़ेगा। संकुचन के बढ़ने से दाब में वृद्धि होती है, दाब के बढ़ने से ताप में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है। और ताप और दाब दोनों में वृद्धि होती है। तो ताप इतना पहुंच जाए, इस नेबुला वाले क्षेत्र में ताप इतना पहुंच जाए
कि वो तापमान कितना पहुंच जाए, क्रांतिक ताप को प्राप्त कर ले, क्रिटिकल टेम्परेचर। इस नेबुला वाले क्षेत्र में ताप और दाब बढ़ता जा रहा है और तापमान इतना हो जाए, कितना हो जाए, क्रिटिकल टेम्परेचर को प्राप्त कर ले, यानी क्रांतिक ताप को प्राप्त कर ले। तो जो नेबुला वाला क्षेत्र है, नेबुला के क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ये गैस का संकुचन हुआ है वहाँ केंद्र है, केंद्र में एक प्रक्रिया संपन्न होने लगेगी। उस प्रक्रिया का नाम होगा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। ठीक है, नेबुला के उस क्षेत्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न होने लगेगी। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के लिए ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक ताप और दाब पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया केंद्र में संपन्न होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। और जैसे ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई इस नेबुला वाले क्षेत्र में, तो वहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से ऊर्जा कहाँ निकलने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी। तो वैज्ञानिकों के द्वारा ये नाम दिया गया है कि नेबुला के उस क्षेत्र में तारे का जन्म हो चुका है। तो ये नेबुला है, नेबुला में तारे का जन्म हो चुका है। अब ये जो कि नेबुला वाला क्षेत्र है, यहाँ नेबुला वाले क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में धूल के कण होंगे, यानी कि ये ब्लैक मैटर होगा जो प्रकाशवान नहीं है। अब ये तारा, चूँकि तारे का जन्म हो चुका है, तो ये जो धूल के कण हाइड्रोजन गैस और अन्य विखंडित पदार्थ हैं, इन पर जब सूर्य का, जब इसका प्रकाश पड़ता है, तारे का प्रकाश पड़ता है, तो जो नेबुला है वो दूर से देखने पर या दूरबीन से देखने पर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। यानी कि जो ब्लैक जो मैटर था वो प्रकाशवान हो जाता है। तो ये तारे का जन्म नेबुला में हो चुका है। अब ये जो तारे का जन्म नेबुला में हो चुका है, जो गैलेक्सी है, जो गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में सैकड़ों नेबुलाएँ पाई जाती हैं। सैकड़ों क्या पाई जा सकती हैं, सैकड़ों नेबुला पाई जा सकती हैं। तो मतलब नेबुला एक छोटा सा भाग है, गैलेक्सी कई नेबुला का समूह होता है। मतलब एक गैलेक्सी में कई नेबुलाएँ हो सकती हैं और वहाँ पर तारों का जन्म, तो तारों का जन्म कहाँ पर होता है, तारों का जन्म नेबुला में होता है, जिस कारण से नेबुला को तारों का प्रसूति ग्रह कहा जाता है। तो स्टार्स में फर्स्ट पोर्शन क्या था, तारों का जन्म, तारे का जन्म, ये प्रक्रिया आपको बता दी गई है। दूसरा जो टॉपिक है इसी में लाइफ ऑफ स्टार। तो अब चूँकि जो तारों का जन्म है, तारा प्रज्वलित हो चुका है, तारा चमकने लगा है, ऊर्जा देने लगा है, ठीक है, तो तारे का जन्म हो चुका है। ठीक है, अब इसी के बाद जो अगला टॉपिक है वो जोड़ना है क्या, लाइफ ऑफ स्टार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। चलिए, इसी से जो अगला टॉपिक जुड़ा हुआ है, वर्थ तारे का जन्म नेबुला में हो चुका है। ठीक है, तारा प्रज्वलित हो चुका है। अब चलेगा तारे का जीवन। तो ये देखना है कि तारे का जीवन कब तक चलता है, वो प्रक्रिया देखनी है। ठीक है, तो लाइफ ऑफ स्टार। अब ये लाइफ ऑफ स्टार को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तारे के जन्म के बाद तारे का जीवन चलेगा। तो तारे का जो जीवन होता है वो दो बलों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे ये कोई एक तारा है, तारे का ये केंद्र है, केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तारा है, इसमें द्रव्यमान है, तो दो बल आ गए हैं। एक बल तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, एक बल तो ये है, तारा है, तारे में द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान के कारण कौन सा बल हो गया है, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा बल क्या है, नाभिक है, नाभिक में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, जिससे तारा ऊर्जा दे रहा है। और ये ऊर्जा कहाँ दे रहा है, केंद्र से ऊर्जा कहाँ फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो दूसरा बल क्या है, नाभिकीय संलयन जनित बल होगा, नाभिकीय संलयन जनित बल होता है। अब ये दो बल हैं, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल तारे में उत्पन्न हो गया है, दूसरा क्या है, नाभिकीय संलयन जनित बल है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का काम है कि यह प्रयास करता है कि तारे के संपूर्ण द्रव्यमान को तारे के केंद्र में एकत्रित करने का प्रयास करता है। गुरुत्वाकर्षण बल का काम है
तारे के संपूर्ण द्रव्यमान को तारे के केंद्र में एकत्रित करने का प्रयास करता है। जबकि केंद्र में नाभिक की संलयन की प्रक्रिया हो रही है तो ऊर्जा कहाँ निकलती है, केंद्र से ऊर्जा बाहर फेंकी जाती है। मतलब जो नाभिकीय संलयन जनित बल है वो कहाँ की ओर, जनित बल है। जो नाभिकीय संलयन जनित बल है ये कहाँ की ओर कार्य करता है, केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, तारे का जीवन इन दो बलों पर निर्भर है जब तक ये बल दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों, ये बल एक दूसरे के जस्ट क्या हैं, विपरीत हैं। एक बल केंद्र की ओर लग रहा है, दूसरा बल केंद्र से बाहर लग रहा है। दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो जब तक ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं तब तक तो तारे का अस्तित्व बना रहेगा, तारे का जीवन चलता रहेगा इन दोनों बलों में से। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल या नाभिकीय संलयन जनित बल, दोनों में से किसी एक बल का मान ज़्यादा हो जाता है तो तारे का जीवन होता है या तारे का अस्तित्व होता है वो खतरे में पड़ जाता है। ठीक है, तो प्रक्रिया हम पहले नाभिकीय संलयन जनित बल का मान ज़्यादा कर रहे हैं। मान लीजिएगा गुरुत्वाकर्षण बल के मान से नाभिकीय संलयन जनित बल का मान ज़्यादा यदि हो गया तो जो तारा होता है वो सूक्ष्म समय में धमाके के साथ फट जाता है। और जैसी तारा धमाके के साथ फट जाता है तो तारे का जो द्रव्यमान है वो केंद्र से कहाँ फेंक दिया जाता है, केंद्र से बाहर ऐसे फेंक दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में तारे की क्या हो जाती है, तारे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन जनित बल का मान ये, ठीक है, ये एक्सीडेंट वाली घटना है, यानी कि सूक्ष्म समय में तारे की मृत्यु हो जाती है। तो नाभिकीय संलयन जनित बल का मान ज़्यादा होना मतलब जीवन में एक्सीडेंट की घटना हो गई है, तारा ऑन स्पॉट पर उसकी मृत्यु हो गई है, सूक्ष्म समय में तारे की मृत्यु हो गई है। किस बल के मान से ज़्यादा होने से, नाभिकीय संलयन जनित बल के मान के ज़्यादा होने से। अब ये जो तारे, जो चूँकि ब्रह्मांड में तारे फटते रहते हैं तो ऐसी जो घटना ब्रह्मांड में हो रही है उस घटना को एक नाम दे दिया जाता है नोवा। कौन सा नाम दिया जाता है, इस घटना को कहा जाता है नोवा। मतलब ब्रह्मांड में फटते हुए तारों को नोवा कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में ऐसे तारे फटते रहते हैं, सूक्ष्म समय में जो एक्सीडेंट वाली घटना हो रही है, तारे फटते रहते हैं, तो इस घटना को नाम दिया गया है नोवा। ठीक है, अब यदि तारा, जो तारा ब्रह्मांड में फट रहा है उसका यदि द्रव्यमान किससे ज़्यादा हुआ, सोलर मास से यदि ज़्यादा होगा, किससे, ब्रह्मांड में फटते हुए तारे का द्रव्यमान किससे ज़्यादा हो जाए, सोलर मास से ज़्यादा हो जाए तो इसे केवल एक नाम दे देते हैं, सुपरनोवा शब्द उसमें लगा देते हैं। क्या बन जाएगा ये, सुपरनोवा ये बन जाता है। बस इतना है कि जो ब्रह्मांड में तारा फट रहा है उसका मास कितना हो, सोलर मास से ज़्यादा हो, तो इसी नोवा को एक नाम दे दिया जाता है सुपरनोवा। ठीक है, तो ये तारे की एक्सीडेंट वाली घटना है जिसमें नाभिकीय संलयन जनित बल का मान ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा हो गया है। ऐसी स्थिति में तारा सूक्ष्म समय में फट जाता है और तारे की मृत्यु हो जाती है। तो मतलब है जब तक ये दोनों बल आपस में बराबर हैं तब तक तो तारे का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, तो ये तारे का जीवन है। इसी में आपको आगे, चूँकि तारे की मृत्यु हो गई है और इसी में आगे आपको, अभी हमने एक बल का मान ज़्यादा किया है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा करेंगे। तो उसमें चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान यदि ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2-3 शब्द आएंगे। एक तो आएगा ब्लैक होल भी बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार भी बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार भी बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार मतलब ये पल्सर है, इसको पल्सर नाम दिया जाएगा। ठीक है, फिर रेड गिएंट भी बनेगा, वाइट ड्वार्फ भी बनेंगे। तो ये कुछ शब्दावली आपको आगे जाके मिलेगी। कब, जब गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा, एक तारे का जन्म होगा, तारे का एक युवावस्था में जाएगा, फिर धीमे धीमे करके तारा बुढ़ापे की ओर जाएगा और अंत में तारे की मृत्यु होगी। तो ये एक्सीडेंट वाली घटना थी और गुरुत्वाकर्षण बल वाली जो स्थिति होगी उसमें
लाइफ साइकिल चलेगी और लाइफ साइकिल में, ठीक है, ये शब्दावली आपको आगे मिलेगी कि तारे के मरने से ब्लैक होल भी बनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार भी बनते हैं, जिन्हें पल्सर कहा जाता है। ये दोनों अवस्थाएं आएंगी, जिसमें वाइट ड्वार्फ वाली अवस्था है और रेड गेंट वाली अवस्था है, यानी कि लाल दानव तारा भी बनेगा और श्वेत वामन तारा भी बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको गुरुत्वाकर्षण बल से आपको जोड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इंतज़ार।